आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के पड़ोसी देश और वेरी पॉपुलर कंट्री ऑस्ट्रेलिया की। तो आज कुछ ऐसे कारण जो ऑस्ट्रेलिया में आपका वीज़ा रिजेक्ट करवाते हैं। डबल मास्टर्स के वीज़ा नहीं लगते। अरे भाई लगते हैं, एज लॉन्ग एज लॉजिकल रीज़न है आपकी फाइल के अंदर। वेलकम बैक। कल हमने बात की थी न्यूजीलैंड के बारे में। कुछ कॉमन रीजंस जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाते हैं, कुछ आपकी गलतियां, कुछ कंसल्टेंट की गलतियां, कुछ ओवर स्मार्टनेस और कुछ वीज़ा ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के पड़ोसी देश और वेरी पॉपुलर कंट्री ऑस्ट्रेलिया की। कुछ कारण जिनकी वजह से आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। कुछ पॉपुलर कारण, आई विल से, नॉट कुछ कारण, कुछ पॉपुलर कारण। अब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पिछले 25 सालों से, ऑलमोस्ट 25 सालों से स्टूडेंट को ले रहा है ऑन इंटरनेशनल वीज़ास, और इंडियन स्टूडेंट्स उस पूरे वॉल्यूम में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो उनकी इकोनॉमी में पैसा बूस्ट करते हैं, रहते हैं, टैक्सेस देते हैं और साथ साथ वहाँ की एजुकेशन लेके परमानेंट रेजिडेंट भी होते हैं। किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा प्रमोट करना, इट्स ए टू वे रिलेशनशिप। मैं एज ए स्टूडेंट आपके देश में आके आपकी सारी शर्तों को मानता हुआ अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, आप बदले में मेरे को अपॉर्चुनिटी दोगे, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं आपके देश के अंदर। बड़ा छोटा सा एक अनसेड एग्रीमेंट है एक स्टूडेंट का और होस्ट कंट्री का, जिसकी वजह से इतने पैसे, इतने डॉलर स्टूडेंट उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। तो आज कुछ ऐसे कारण जो ऑस्ट्रेलिया में आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं चर्चा उनकी। सबसे बड़ा रीजन, इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन। हर कंट्री के वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं। मुझे याद है ये वर्ड मैंने कनाडा में भी यूज किया था, बट वो इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इनकंसिस्टेंट इन एप्लीकेशन, क्योंकि फाइल बनाते बनाते या डॉक्यूमेंट को अरेंज करते करते हम शायद ये भूल जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हमने वो सारे फैक्ट लिखे हैं जो कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करेंगे जब मैं उनको अटैच करूंगा वीज़ा फाइल के अंदर। पर एक एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां मैं कुछ अपने सपने, कुछ सच्चाई, कुछ पैशन सब दर्शाता हूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर व्हाट यू आर राइटिंग, चाहे वो 6 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग टू द वीज़ा ऑफिसर, इट नीड्स टू बी इन वन रिलेशन। अगर वहां पे इनकंसिस्टेंसी है किसी भी कारण, आपकी डेट्स के कारण, आपके डॉक्यूमेंटेशन के कारण, और आप जो अपना सपना दिखा रहे हो वो उस कोर्स का आउटकम ही नहीं है, then that's a big problem in Australia. So make sure your past, your present, your future has to be in sync. हैंड होल्डिंग जैसे होती है ना, ऐसे ऐसे वाली, वैसे होनी चाहिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, असेसमेंट लेवल 1 एंड असेसमेंट लेवल 2। असेसमेंट लेवल 2 में बाय लॉ आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं टू द वीज़ा ऑफिसर टू सी क्या आप एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। असेसमेंट लेवल 1 के अंदर इट इज़ योर चॉइस, अगर आप उन डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना चाहो बिल्कुल करें, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम ही काफ़ी है जहां आप जा रहे हो। और ये आमतौर पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी ट्यूशन फीस ऑस्ट्रेलियन डॉलर 40,000 प्लस होती है। अगर आप अकेडमिकली, लैंग्वेज वाइज और पॉकेट वाइज इन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी योर फर्स्ट चॉइस अगर आप एजुकेशन के बारे में सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगेन AL1 में अगर आपने एप्लीकेशन लगाया, आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिए, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। आपकी प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी का नाम एंड आपका SOP का कंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का कंटेंट वीज़ा लेके आएगा। बट वेयर एज AL2 में वापस आते हैं, आपके फाइनेंशियल्स, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स जो आपने फाइल में लगाए हैं, जो पेरेंट्स के इनकम है, दैट हैज़ टू बी इनकंसिस्टेंट। एक हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिएगा, आपके खाते में 15-20 लाख रुपए इकट्ठे हैं और वो पैसा इकट्ठा होता है या तो कड़ी मेहनत से जो हर साल हर माँ बाप करते हैं, या कोई लॉटरी जीतने से, या कुछ चीज़ बेचने से। एज लॉन्ग एज आप वो सारे रीज़न विद प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन उनको दे सकते हो, दैट इज़ वन वे वेयर यू कैन प्रूव दैट आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इज इन कंसिस्टेंसी with your personal circumstances in India. And one of the
मोस्ट पॉपुलर रीजन जो आता है दैट इज लैक ऑफ प्रोग्रेशन इन योर करियर। आपने यहाँ से बैचलर डिग्री किया, आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो। अगर आपका मास्टर्स वहाँ पे इज नॉट इन कंजंक्शन इंडिया में जो पढ़ाई की है, दैट विल लीड टू रिफ्यूजल। या आपने बैचलर डिग्री किया इंडिया के अंदर, आप वहाँ डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, डिप्लोमा और अनदर बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस, प्रोग्रेशन नहीं है। ये आमतौर पे बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो देता हूँ आपको। मास्टर्स किया, मास्टर्स करने दोबारा जा रहे हो, और वो मास्टर्स जो इंडिया में की उसको वर्क में कन्वर्ट ही नहीं किया। आमतौर पे ड्यूरिंग वन ऑफ माई काउंसलिंग्स मैं पूछता हूँ 15 साल तक आपने ग्रेजुएशन खत्म की, 2 साल और लगाई मास्टर्स खत्म करने में, 17 साल की पढ़ाई, कहीं जॉब नहीं की। अभी मास्टर्स खत्म हुई या साल पहले मास्टर्स खत्म हुई, जॉब नहीं कहीं पे की आपने। फिर नई पढ़ाई की क्या सूझी? जो 17 साल टाइम इन्वेस्ट करके नॉलेज ली है, पैसा इन्वेस्ट करके डिग्री ली है, उसको पहले जॉब मार्केट में लेके जाओ, टेस्ट करो कितनी वैल्यू देती है लॉन्ग टर्म के अंदर। 1, 1.5, 2 साल काम करो, देन यू विल फील द नीड, अब मेरे को स्किल अपना अपग्रेड करना है। नाउ इट्स अ टाइम जब अगली कॉर्पोरेट लेवल की जॉब लेने के लिए मेरे को एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल करिकुलम चाहिए, देन यू गो फॉर योर मास्टर्स डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। वेयरएज वी हैव सीन, एक मास्टर्स खत्म हुई, दूसरी मास्टर्स में चले गए, एंड वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रीजन वीज़ा ऑफिसर को दे दिया मेरी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं डबल मास्टर्स के वीज़ा नहीं लगते। अरे भाई लगते हैं, एज लॉन्ग एज लॉजिकल रीज़न है आपकी फाइल के अंदर। अगले 15 लाख की फीस तब देनी है जब उसकी ज़रूरत है। पहुंचने के पैसे नहीं देने 15 लाख रुपए, पढ़ने के पैसे देने हैं 15 लाख रुपए, और वो पढ़ाई जो आपके लिए नई है, न्यू है। नॉट इनफ इंग्लिश का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको आइल्स या पीटी करना पड़ता है। आमतौर पे इट इज़ वेरी कॉमन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 बैंड के साथ मास्टर्स डिग्री को अप्लाई करना, वेयरएज जहां मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 6.5 बैंड को मास्टर्स के एलिजिबल के लिए गिनती हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 बैंड पे आपको मास्टर्स देती हैं। व्हेन आई से 6.0 दैट मेक्स सेंस। 90% यूनिवर्सिटी 6.5 पे मास्टर्स देंगी, 6 अगर 2-4 यूनिवर्सिटीज़ देती भी हैं तो उनकी वीज़ा चांसेस उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कम हो जाएंगे। क्यों? इट इज़ नॉट यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है, शायद वो जेनरिक प्रोग्राम है जिसके लिए आप जा रहे हो, जहाँ पे आपको कोई टेक्निकल इंग्लिश के वर्ड ना आपको समझाए जाएंगे या आपको आने चाहिए। कोर्स सब बराबर है, बट उसका आउटकम का फ़र्क पड़ता है। एमबीए एक पर्टिकुलर फील्ड में किया हुआ और एक जनरल एमबीए, दोनों का फ़र्क पड़ेगा इन एंट्री क्राइटेरिया ऑल्सो। सो जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी आपकी 6 बैंड के साथ मास्टर्स दे रही है, प्लीज़ डू चेक द कोर्स एंड इट्स करिकुलम। हो सकता है वो बिल्कुल जर्नल डिग्री हो, और ऐसे सिचुएशन में वीज़ा ऑफिसर को आप एक कंपैरिजन पॉइंट देते हो। जर्नल डिग्री पे 15 लाख रुपया ऑस्ट्रेलिया में लगाने की बजाय अगर वही आप जर्नल डिग्री इंडिया में करो तो शायद वो कुछ हज़ारों में हो जाए। तब वीज़ा ऑफिसर वो रिजेक्शन का लाइन लिखता है, योर पोटेंशियल सर्कमस्टांसेस इन ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियली विच विल बी मच हायर देन इन योर होम कंट्री। आपका वहाँ पे पढ़ने का इरादा नहीं है, क्योंकि जिस कोर्स के लिए आप 15 लाख रुपए खर्चने लगे हो वही कोर्स इंडिया में शायद 80,000 रुपये में मिलेगा। देन वाई यू आर वेस्टिंग 14,20,000 रुपये 1 साल का उस कोर्स के लिए? वो आपको रोक देगा, रिजेक्शन देगा। फिर आगे आपके पिछले कर्म, हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हो, वीज़ा लिया, गए, पढ़े नहीं, वापस पढ़ाई के आगे 1 या 1.5 साल के बाद आज दोबारा उठ के ऑस्ट्रेलिया जाने की सूची नहीं हो पाएगा भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया है, स्टूडेंट वीज़ा है, मजाक नहीं है, टूरिज़्म नहीं है, रादर मजाक छोड़ो, टूरिज़्म नहीं है। अगर आप भी एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह ऑस्ट्रेलिया के वीज़े का शर्तों का पालन करते पहले, तो आज दिक्कत ना आती। हाँ, इसमें ऐसे कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं जो गए, महीना रहे, 2 महीना रहे, नहीं समझ आया कंट्री, या कुछ पारिवारिक रीजंस की वजह से वापस आना पड़ा, एंड पहले 2 या 3 महीने में वापस आ गए। उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे दोबारा। देयर इज़ नो चैलेंज इन अप्लाइंग स्टूडेंट वीज़ा अगेन, अगर आप इन पैरामीटर्स के अंदर वापस आए हैं। फिर आती है इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स। ऐसी प्रोफाइल जो गैप ना होने के चक्कर में ABC कोर्सेज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। +2 किया, कॉमर्स में BCom कर लिया,
उसके बाद क्योंकि गैप नहीं आना चाहिए था, ITI का डिप्लोमा कर लिया, प्लम्बिंग का फॉर एग्जाम्पल। या तब सलाह बनी थी कनाडा जाने की, प्लम्बिंग का डिप्लोमा कर लिया, प्लम्बिंग का डिप्लोमा कर लिया, कनाडा का कैंसिल हो गया, अब क्या करें, चलो अब MCOM कर लेते हैं। MCOM करना शुरू कर दिया, MCOM हो गया तो फिर हम PGDCA कर लेते हैं। अरे भाई, जॉब मार्केट में कब जाओगे, पैसा कमाने कब जाओगे? अगर आप भी ऐसी प्रोफाइल के साथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग वीजाज आर वेरी ब्लीक, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है जिंदगी में करना क्या है। अकाउंटेंट बनना है, CA बनना है, प्लम्बर बनना है, कंप्यूटर को कैसे यूज करोगे अपने प्रोफेशन के अंदर, कुछ क्लैरिटी नहीं है। एंड अगले मास्टर्स की क्लैरिटी भी ऐसे ही है। वीजा ऑफिसर आप पे फेवर कर रहा है आपका वीजा रिजेक्ट करके। तो अंडरस्टैंड, अपनी प्रोफाइल और अपने गोल्स को सीधा रखिए। जितना क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे उतना वीजा लेना आसान होगा। इतने सब स्टेप्स होने के बाद वीजा ऑफिसर सोचता है एक बार मौका दिया, चलो इंटरव्यू ले लेते हैं। इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, और अगर आप उस इंटरव्यू के अंदर अपने लिखे हुए आंसर जो नोटबुक में आपने कॉपी किए हैं वो बताने लग जाते हो, एंड भाई साहब, वीजा ऑफिसर का ये रोज का काम है इंटरव्यूज लेना। अब जब इंटरव्यूज लेना है तो उसको इतना पता होगा बंदा जेन्युइन याद करके बोल रहा है, रट के बोल रहा है, या उस पूरे स्ट्रक्चर को एक टास्क लेके चल रहा है। यह आपके स्पीड ऑफ कॉन्वर्सेशन से पता लगता है। तो अगर आप एक्चुअल स्टूडेंट हैं, आपने अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से किया होगा, टाइम निकाल के रिसोर्सेज के साथ, वो आपकी भाषा में आ जाएगा। तो इंटरव्यू एक मेजर रीज़न बनता है आपके रिजेक्शन का, जब एक सवाल घुमा के दूसरे तरीके से पूछा जाता है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि बिना समझे आपने आंसर्स याद किए हैं। समझ के किए होते तो शायद एक आंसर मल्टीपल क्वेश्चन में फिट होता। इसके अलावा कुछ बेसिक कारण, लैक ऑफ टाइज टू होम कंट्री, जो हम न्यूजीलैंड में और कनाडा में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एप्लीकेंट, अपनी इमोशनल, अपने फाइनेंशियल और अपने सोशल टाइज को दिखाना इंडिया के अंदर। फेलियर टू डू सो, वीज़ा ऑफिसर को हर कारण मिलते हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न और सबसे एंड वाला रीज़न, अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में से उनको कहीं से भी ये भनक या ये फील होता है दैट यू लुकिंग टू सेटल देयर परमानेंटली इन ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं उसको आप रीज़न देते हो, रिफ्यूज़ करते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, भाई साहब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं सेटल होने के लिए, तो ये फीलर वीज़ा ऑफिसर को नेगेटिव क्यों लगता है? उसका सिंपल रीज़न है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, आपका एप्लीकेशन जज होगा अंडर द रेगुलेशन ऑफ सब क्लास 500। ये एक स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी है। स्टूडेंट वीज़ा के बाद जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में जाओगे, जो वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं पढ़ाई के बाद, तो आपका एप्लीकेशन जज होगा 485 सब क्लास के अंडर। दैट मीन्स आपने सब क्लास 500 की कंडीशंस को माना, उनका पालन किया, उन कंडीशंस के कंप्लाई करके आप नेक्स्ट सब क्लास में शिफ्ट हुए। जब नेक्स्ट सब क्लास 485 के रूल्स को मानोगे, तभी आप आगे PR की तरफ जाओगे। सिंपल प्रोसेस, सिंपल रास्ता। हम लॉस्ट हो जाते हैं जब एक पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर ही हम घूम के रह जाते हैं। फिर एक आवाज़ सुनने को आती है, परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शंस नहीं है इस कंट्री में, मत आना भाई। ऐसा नहीं होता। आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, कंपटीशन के साथ चलना पड़ेगा टू रीच अप टू द मैक्सिमम लेवल, टू रीच द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स जिनके लिए आप ये ओवरसीज एजुकेशन की जर्नी शुरू करते हो, दैट इज परमानेंट रेजिडेंसी। तो अगर आपको इस एपिसोड का कंटेंट रीजनेबल और इंफॉर्मेटिव लगा हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने हर उस फ्रेंड के साथ, हर उस रिलेशन के साथ जो आज ऑस्ट्रेलिया को अपना नया घर बनाने की सोच रहा है या इस प्रोसेस के अंदर है। यू नेवर नो आप किस इंसान की किस पॉइंट पे क्या हेल्प कर पाओ इस वीज़ा की जर्नी के अंदर, जहां उसका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। विल वेट फॉर योर कमेंट, विल वेट फॉर योर फीडबैक ऑन दिस एपिसोड। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।